आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा, जो आई थिंक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, संविधान सभा का किस तरह से निर्माण हुआ, सबसे पहले इसका विचार कहां से आया, तो इसकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हो कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, तो हम संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम संविधान शब्द की थोड़ी व्याख्या समझ लेते हैं। यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि किसी भी राष्ट्र को या कोई भी राज्य जो संप्रभु है, ऐसे राज्य को शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता पड़ती है। और उस नियमावली का जिस ग्रंथ में या जिस पुस्तक में या जिस किसी भी स्रोत में उसका उल्लेख होता है, वही उस राष्ट्र का क्या होता है, संविधान होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले जो संविधान सभा है उसका विचार आया कहां से था। ठीक है, उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरा विचार है कि सबसे पहले जो संविधान सभा है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस की स्थापना से ही समझ सकते हैं। यानी कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद ही ये संविधान सभा या संविधान जैसे शब्दों का व्यवहार में प्रयोग होने लगा है। तो हम सबसे पहले इसके संबंध में, यानी कि संविधान सभा के संबंध में अनेक तर्क हुए हैं, अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, तो उनको हम एक एक करते हुए पृष्ठभूमि के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1895 की, यानी कि 1895 में क्या हुआ। सबसे पहले 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया, स्वराज पत्र के माध्यम से, यानी कि स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, प्रथम बार संविधान सभा का उल्लेख किया था किसमें, स्वराज विधेयक में। इनका जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक या पत्र कह सकते हैं हम, विधेयक में सबसे पहले संविधान शब्द का उल्लेख किया था। उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख किया था, संविधान सभा का उन्होंने सबसे पहले इसमें उल्लेख किया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में, यानी कि स्वराज जो उनका मांग पत्र था उसमें सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं तो 1922 हम ले सकते हैं, यानी कि 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये इनका महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि या हम संविधान सभा हो या भारतीय संविधान हो, यानी कि महात्मा गांधी ने 1922 में ये कहा कि जो भारतीय संविधान की जो रचना की जाएगी वो भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इन्होंने यही कहा कि एक संविधान सभा का गठन होगा और वो संविधान सभा ही क्या करेगी, यानी कि उस संविधान सभा में संपूर्ण भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें प्रतिनिधित्व होगा और वो क्या करेंगे, उस संविधान की रचना करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं गांधी जी का यही मत था कि उसमें भारतीयों की इच्छा का
समायोजन होगा या इच्छाओं की कदर की जाएगी। इसके बाद में नंबर 3 पे हम बात करते हैं, यानी कि 1922 के बाद में 1928। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किस रिपोर्ट के माध्यम से? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान की मांग की। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या की? संविधान की मांग की। संविधान की मांग की, ठीक है साहब। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या की उन्होंने? संविधान की मांग की। यानी कि कैसा संविधान? अस्थायी संविधान। किस तरह का? अस्थायी संविधान की उन्होंने मांग की। देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अस्थायी संविधान की मांग की। इसके बाद में 1934 में कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन है, यानी पटना अधिवेशन, पटना का क्या है? विशेष अधिवेशन, 1934 में कांग्रेस का पटना का विशेष अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, ठीक है। तो सबसे पहले 1934 में कांग्रेस ने पटना के विशेष अधिवेशन में संविधान सभा के माध्यम से, यानी कि सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान के निर्माण की बात की, वो किसने की? कांग्रेस ने की। यानी कि कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, पटना अधिवेशन, ठीक है। पटना अधिवेशन, तो इसके माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग किसने की? पटना कांग्रेस ने 1934 में। इसके बाद हम देखते हैं कि 1934 में ही एम एन रॉय ने यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या किया? सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से औपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, ठीक है। संविधान की मांग की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग किसने की? तो वो किसने की? एम एन रॉय ने इसकी मांग की थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम एम एन रॉय ने इसकी मांग की। इसके बाद में हम बात करते हैं तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के माध्यम से यानी कि एक व्यक्ति एक वोट, वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के क्या की इन्होंने? मताधिकार के माध्यम से या के आधार पर संविधान सभा की मांग की, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसके बाद में जो सातवां जो तथ्य हैं वो उसमें हम बात करते हैं तो 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव
अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा की मांग को अस्थायी मंजूरी दी गई। ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा को अस्थायी मंजूरी दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्थायी रूप से जो ब्रिटिश शासन ने जो मंजूरी दी थी संविधान सभा को, वो अगस्त प्रस्ताव में दी थी, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव में आया, अगस्त प्रस्ताव आया ये, और ब्रिटिश शासन ने संविधान सभा को क्या दिया, अस्थायी रूप से मंजूरी दी। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पे क्रिप्स मिशन की बारी आती है, और ये 1942, ठीक है, 1942 क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स यानी कि क्रिप्स मिशन की बात आती है। और क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दी गई, ठीक है। यहाँ इसमें क्या दिया गया, पूर्ण मंजूरी दी गई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1928 में, ये तिथि वाइज आप याद कर लीजिए, कभी कभार ये सुमेलित करने के लिए भी दिए जाते हैं और सही क्रम में जमाने के लिए भी ये इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अस्थायी संविधान की मांग की। 1934 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन ऑर्गेनाइज हुआ, और वो कहां पे हुआ, पटना में हुआ, और उसके माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम औपचारिक रूप से अगर हम मानते हैं तो एमएन रॉय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, ना कि कांग्रेस, ठीक है। तो आप अगर ये दोनों तथ्य कभी आएंगे नहीं साथ में, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो आपको एमएन रॉय करना है, अन्यथा इन दोनों में से आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो 1934 में पटना अधिवेशन के माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की, किसने की, कांग्रेस ने की। और 1934 में एमएन रॉय सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण हो, ऐसी मांग करने वाले जो औपचारिक रूप से जो पहले व्यक्ति थे वो थे एमएन रॉय। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के गठन की बात की। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन ने पहली बार संविधान सभा को अस्थायी मंजूरी दी, ठीक है। इसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और क्रिप्स मिशन ने पूर्ण मंजूरी दी कि आप संविधान सभा के माध्यम से क्या करोगे, संविधान का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद में जो मिशन आया वो आया कैबिनेट मिशन। यहां से सभी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यू टाइप के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पटवारी, पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के लिए भी ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं 1946। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और नंबर 9 की बात करते हैं। 9वां जो तथ्य है यानी कि क्रिप्स यानी कि कैबिनेट मिशन। अब साहब कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली, कहाँ के, ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली,
ये यूके के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के कैबिनेट में 3 व्यक्ति थे जिनको इस मिशन में शामिल किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? पहला जो व्यक्ति था इसमें वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पहला व्यक्ति था। दूसरा जो व्यक्ति था वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो तीसरा व्यक्ति था वो था एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 व्यक्ति थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स एक ऐसा व्यक्ति था जो क्रिप्स मिशन में भी शामिल था और कैबिनेट मिशन में भी शामिल था। अब साहब बात ये हुई कि आगे चलकर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखना। स्टेफर्ड क्रिप्स यानी कि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, PAS पास, यानी कि पैथिक लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर, S से स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं पैथिक लॉरेंस जो थे उस समय भारत सचिव थे। क्या थे? ये भारत के सचिव थे, इसलिए इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया और इसका जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो कौन थे? यानी कि ये ट्रेड के प्रधान थे, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी कि ये व्यापारिक जो बोर्ड था उसके क्या थे? चीफ थे। एवी अलेक्जेंडर की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिलिट्री थे ये। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पैथिक लॉरेंस जो है वो भारत के सचिव थे और इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन क्लेमेंट एटली उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे और अब इसको भारत भेजा गया। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में इसका गठन किया गया था और इसको भारत भेजा गया 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। ठीक है, अब 24 मार्च 1946 को भारत भेजने के बाद में तीनों सदस्य भारत पहुंचे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और भारत पहुंचने पे हुआ क्या? इसका विरोध हुआ, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में लोगों का काफी शोषण कर रही थी। असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन आया था और उस समय इनको संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण का आश्वासन दिया था कि आप संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन फिर से 4 साल गुजर जाने के बाद भारतीयों का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता से उठ गया था। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन आया तो भारतीयों ने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ब्रिटिश सरकार की कोई ये नई रणनीति है, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके जो मूल सदस्य थे। ये सदस्य आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। ठीक है, अब भारत आए साहब 24 मार्च को ये भारत पहुंच गए। कौन? कैबिनेट मिशन। अब साहब विरोध होने की स्थिति में इन्होंने क्या किया? जो तीनों जो पैथिक लॉरेंस थे, ये जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या किया? शिमला में शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला में इन्होंने क्या किया? एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में इन्होंने कुछ जो व्यक्ति थे उनको बुलाया, यानी कि इसमें इस सम्मेलन में इन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया क्योंकि ये भारत की बड़ी पार्टियां थी। मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया, मुस्लिम लीग,
और मुस्लिम लीग। अब इन दोनों को आमंत्रित किया, क्यों किया शिमला सम्मेलन में? क्योंकि ये दोनों कैबिनेट मिशन का विरोध कर रहे थे और इनके बीच वैचारिक मतभेद था। तो इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए शिमला समझौता शिमला में एक अधिवेशन किया गया और शिमला में इनको बुलाया गया, शिमला सम्मेलन में इनको बुलाया गया, लेकिन कोई बात न बन सकी। यानी कि ये जो प्लानिंग थी इसकी किसकी, कैबिनेट मिशन की, वो असफल रही। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा, भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन होने की वजह से इन्होंने, इनके ऊपर दबाव था कैबिनेट मिशन के ऊपर कि हमें जल्द ही 1948 से पहले भारत को आजाद करना है। ठीक है। कैबिनेट मिशन को ऐसा कहा गया था। तो इन दोनों दलों के बीच बात नहीं बनने के कारण, सहमति नहीं बनने के कारण इन्होंने 16 मई 1946 को इन्होंने क्या किया, अपनी घोषणा प्रस्तुत की। यानी कि अपनी जो प्लान थे, यानी कि घोषणा प्रस्तुत की, अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया, अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन ने योजना प्रस्तुत की। कब की? 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। अब साहब प्रस्तुत करने के बाद में क्या किया, इन्होंने 2 तरह की योजनाएं प्रस्तुत की। ठीक है। 2 तरह की योजनाएं प्रस्तुत की और इसमें जो पहली योजना थी वो थी संघीय व्यवस्था। यानी कि जो भारत का जो शासन होगा या संविधान का निर्माण किया जाएगा या भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा, तो उसमें किस तरह की व्यवस्था होगी? संघीय व्यवस्था होगी। पहली बात, पहला पॉइंट संघीय व्यवस्था। दूसरी बात इन्होंने जो की वो की कि संविधान सभा संबंधी सिफारिशें दी उन्होंने। संविधान सभा का गठन कैसे होगा? संविधान सभा संबंधी सिफारिशें। ठीक है। अब साहब संघीय व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, उसके लिए संघीय व्यवस्था दी। अब संघीय व्यवस्था कैसी दी? क्योंकि ब्रिटेन में भी उस समय संघीय व्यवस्था थी, तो अभी भी संघीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन के अनुसार ही इन्होंने शासन व्यवस्थाएं प्रस्तुत की और संविधान सभा संबंधी भी सिफारिशें की। अब साहब हम बात करते हैं, पहले एक एक करके इसको समझ लेते हैं, संघीय व्यवस्था क्या है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संघीय व्यवस्था। संघीय जो योजनाएं प्रस्तुत की उसमें जो पहली योजना थी वो थी संघीय व्यवस्था। ठीक है। संघीय व्यवस्था की बात की थी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था होगी वो किस तरह की होगी। उसमें जो पहले नंबर की बात की थी उन्होंने ये कहा था कि जो प्रांत है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता होगी। ठीक है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता होगी। दूसरी बात ये कही कि जो संघीय सरकार है, यानी कि जो संघ सरकार को रक्षा, संचार तथा विदेशी मामलों संबंधी अधिकार एवं उनकी वित्त पोषण संबंधी अधिकार होंगे। ठीक है। ये बात कही इन्होंने। पहली बात कही कि जो संघीय व्यवस्था होगी वो उसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो संघ सरकार है यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको सिर्फ रक्षा, संचार और विदेशी मामलों से संबंधित कानून बनाने का ही अधिकार होगा और उनसे संबंधित वित्त पोषण से संबंधित अधिकार होंगे। अन्य हस्तक्षेप वो प्रांतों में नहीं करेगा। ठीक है।
यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की ये इच्छा थी या इस तरह की उसकी डिजायर थी कि किस तरह से प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसके बाद में जो ब्रिटिश काल में जो गवर्नरों को जो अधिकार थे, यानी कि जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट विषय प्रांतों तथा रियासतों, प्रांतों तथा रियासतों के समक्ष होंगे, ठीक है, प्रांतों तथा रियासतों के समक्ष होंगे, ऐसा इसमें कैबिनेट मिशन ने कहा। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो केंद्र में एक कार्यपालिका होगी, ठीक है, केंद्र में एक कार्यपालिका तथा एक विधायिका होगी, ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व क्या होगी, विधायिका होगी, और विधायिका में प्रांतों तथा रियासतों से प्रतिनिधि होंगे। तो ये इस तरह की बात की इन्होंने कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी, संघ सरकार को रक्षा, संरचना तथा विदेशी मामलों संबंधी अधिकार तथा उसके वित्त पोषण संबंधी अधिकार होंगे। अवशिष्ट विषय प्रांतों और रियासतों को प्रदान किए जाएंगे ताकि उनको स्वायत्तता में और ज्यादा बढ़ावा हो या उनको और ज्यादा स्वतंत्रताएं प्रदान की जा सके। केंद्र में एक कार्यपालिका तथा विधायिका होगी और जिसमें विधायिका में प्रांतों तथा रियासतों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं कैबिनेट मिशन ने पूर्णतया प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने का इसमें मन बना लिया था, विचार बना लिया था। और इसके बाद में जो इसकी जो दूसरी योजना थी, वो दूसरी योजना क्या थी कि संविधान संबंधी सिफारिशें, ठीक है। तो दूसरी इसकी जो कैबिनेट मिशन की योजना थी, संविधान संबंधी, दूसरी योजना संविधान सभा संबंधी सिफारिशें, संविधान सभा संबंधी सिफारिशें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया, संविधान सभा संबंधी सिफारिशों में क्या दिया इन्होंने कि प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनकी जो प्रांतीय, जो ब्रिटिश काल में जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनकी जो जहां पर जो विधानसभाओं का जो गठन था, उन विधानसभाओं से क्या किया जाएगा, निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सिफारिश में जो पहली सिफारिश थी, तो उसमें यही कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्था के रूप में होगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में होगा, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जब भारत देश 1946 की तरफ हम देखते हैं या उस समय की हम अगर कल्पना करते हैं, तो भारत के पास ना तो इतने संसाधन थे कि उस समय कोई चुनाव करवाना संभव हो, और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से कैबिनेट मिशन ने ये एक सुझाव दिया कि क्यों न हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव न करवाकर अप्रत्यक्ष चुनाव का इस्तेमाल करें और उस अप्रत्यक्ष चुनाव का जो माध्यम रखें या जो निर्वाचनकारी संस्था के रूप में जो प्रयोग करें, वो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उनका प्रयोग करें, ताकि हर प्रांत से विधानसभा में क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सभाओं का जो उपयोग निर्वाचनकारी संस्था के रूप में होगा। इसके बाद में इसमें जो सदस्य होंगे, जो चुने जाएंगे, इसमें सदस्य 389 सदस्य चुने जाएंगे,
389 सदस्यों का इसमें जो संविधान सभा है उसमें 389 सदस्य होंगे, ठीक है। अब 389 सदस्य कहाँ से होंगे इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसको हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है 296, ठीक है, और दूसरा है जो ये तो हो गए ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, और ब्रिटिश प्रांतों से 296 होंगे, और जो रियासतों से होंगे वो 93 सदस्य होंगे। 93 सदस्य रियासतों से होंगे, यानी कि ये तो कहाँ से है, रियासतों से 93, और 296 सदस्य कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों से होंगे, यानी कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों से। और जो वहाँ के जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों जगह से क्या होंगे, 296 सदस्य होंगे, और रियासतों से 293 सदस्य होंगे, ठीक है। हम टोटल करेंगे तो 289 इसका आंसर टोटल होगा, ठीक है। अब इसको हम बात कर लेते हैं, और ठीक है, तो 292 सदस्य तो कहां से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, ठीक है। और जो 4 सदस्य हैं वो 4 सदस्य कहां से होंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से होंगे, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन सी जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां थी, यानी कि जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां यानी कि जो प्रांत थे वो तो 292 से के वहां से निर्वाचित होंगे। और जो चीफ कमिश्नरी है, यानी कि ये क्या है, चीफ कमिश्नरी, ठीक है, चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे इसमें संविधान सभा में। तो पहली जो चीफ कमिश्नरी थी वो दिल्ली थी, दूसरी इसके बाद में दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा जिसको हम कहते हैं। तीसरी जो चीफ कमिश्नरी थी वो कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित थी, और चौथी चीफ कमिश्नरी बलूचिस्तान थी, क्या थी, बलूचिस्तान थी, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी, ठीक है, कि जो संविधान संघीय व्यवस्था की सिफारिशें की, इसके बाद में संविधान सभा संबंधी सिफारिशें की कि संविधान सभा का गठन किस तरह से होगा, कौन उसमें वोट करेगा। तो ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभा है उनका निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया गया, और उन्हीं में से किसी सदस्यों को चुन चुन के ब्रिटिश जो संविधान सभा है उसमें भेजा जाने लगा। अब कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 सदस्य होंगे, और ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों से 296 सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और चीफ कमिश्नर से 296 सदस्य होंगे। उसमें से ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों से यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से 292, और चीफ कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली, अजमेर, पूर्व और बलूचिस्तान, ये 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक सदस्य चुनकर कहाँ पे जाएगा, संविधान सभा में जाएगा, और देशी रियासतों से यानी कि जो देशी रियासतें हैं वहां से कितने सदस्य चुने जाएंगे, 93 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें हैं उनकी बात हो गई है, ठीक है। अब साहब सिफारिशें होने के बाद में क्या होता है, ये सिफारिशें हो गई और फिर से वही बहस मच गई, क्या अब साहब हुआ क्या कि इनको ना कांग्रेस मानने के लिए तैयार थी और ना ही मुस्लिम लीग इसको मानने के लिए तैयार थी, ठीक है। तो काफी मशक्कत और काफी मेहनत के पश्चात अंत में 6 जून 1946 को 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग मान गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इसको सहमति दे दी, सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद 25 जून 1946 को क्या हुआ, कांग्रेस ने भी इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये तिथियां समझने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग, और 25 जून यानी कि उसके लगभग 19 दिन के बाद
25 जून 1946 कांग्रेस ने भी इसकी सिफारिशों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद में जो संविधान सभा के लिए अब कोई अड़चन नहीं रही। ठीक है, अब संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने जिस तरह की सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों को आधार मानकर क्या करवाना था, संविधान सभा का गठन करना था। अब संविधान सभा का गठन करने के लिए क्या करना था, चुनाव प्रक्रिया से गुजरना था। ठीक है, तो हम उस चुनाव प्रक्रिया के बाद अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि किसी तरह की कोई आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो और किसी तरह से कोई चीज परेशान कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसको डिस्क्राइब करें, ताकि मैं और आप दोनों मिलकर उस समस्या का स्थायी समाधान खोज सके। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले क्लास में हम चुनाव करवाएंगे संविधान सभा का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।